नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। जो इसका पार्ट 1 था उसमें हमने सामाजिक परिवर्तन को समझा और सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड जो कंसेप्ट थे, उद्विकास, प्रगति, विकास, क्रांति, सामाजिक आंदोलन, इनके बारे में चर्चा की। तो ये आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि सामाजिक परिवर्तन के कौन कौन से सिद्धांत हैं, सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। तो हमने प्रतिमान की बात कही थी, तो 3 प्रकार के प्रतिमान थे। तो इसी प्रकार से जो पहला प्रतिमान था वो था उद्विकासीय। पहला प्रतिमान था उद्विकास, इवोल्यूशन, यानी एक निश्चित गति से एक निश्चित दिशा की ओर परिवर्तन है, वो उद्विकास कहलाता है। तो कर्मिक परिवर्तन, एक चरण के बाद, एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आती है और उसमें कंटिन्यूटी रहती है, निरंतरता रहती है और दिशा भी तय होती है कि ऐसा नहीं है कि एक बार ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, एक ही दिशा रहेगी। तो उसे उद्विकास कहते हैं। और इसमें स्टेज जो चरण है वो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टेज बता रहा है कि पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, तो मान लीजिए और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, मान लीजिए वो थियरी है, वो क्या, कौन सी थियरी है, वो उद्विकासीय थियरी है। तो यहां पे मैकआइवर ने भी बताया और जूलियन स्टीवार्ड ने भी बताया। मैकआइवर और जूलियन स्टीवार्ड ने उद्विकास के 3 स्वरूप बताए। कितने स्वरूप बताए हैं? 3 स्वरूप बताए हैं। एक समरेखीय, बहुरेखीय, अनुवर्त। एक रेखीय यानी सिर्फ एक ही रेखा के अंदर, बहुरेखीय यानी दिशा तो ऊपर की तरफ है लेकिन रेखा अलग अलग है। तो एक रेखीय है तो ऑगस्ट कॉम्टे की थियरी है, स्पेंसर है, मॉर्गन है, मार्क्स है, होबाउस है, ये एक रेखीय सिद्धांत है वो देते हैं। सारे हैं वही, सारे के सारे क्या है, उद्विकासीय है, लेकिन उद्विकासीय के भी 3 सिद्धांत है, 3 थियरी है। तो पहली होगी कॉम्टे, स्पेंसर, मॉर्गन और ये सब कुछ हो गया। सेकंड में है मैकआइवर, जूलियन स्टीवार्ड। मैकआइवर और जूलियन स्टीवार्ड ये बहुरेखीय बताते हैं कि परिवर्तन है, उद्विकास है वो बहुरेखीय भी हो सकता है। ठीक है। तीसरा है प्रोबोलिक, अनुवर्त। अनुवर्त प्रोबोलिक का मतलब होता है घोड़े की नाल। घोड़े की नाल है वो घोड़े की खुर में लगाई जाती है जहां पे पहाड़ी क्षेत्र होता है। तो अगर वहां आप देखोगे तो घोड़ा की जो खुर होता है उसके अंदर इस प्रकार की एक लोहे की नाल लगाई जाती है। ठीक है। तो उसे पैराबोलिक कहते हैं। तो ये कहते हैं कि परिवर्तन है वो इस प्रकार से होते हैं, यहां से स्टार्ट होते हैं और यहीं वापस आ जाते हैं एक विकास करके। यूं मान लीजिए कि ये चक्रीय सिद्धांतों की तरह है। किसकी तरह है? चक्रीय सिद्धांतों की तरह है। इसे लेस्ले वाहिट ने बताया है। एग्जाम्पल भी दिया है कि पहले जो प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, वो क्या थी? सामूहिक संपत्ति थी। किस प्रकार की संपत्ति थी? सामूहिक संपत्ति थी। फिर व्यक्तिगत संपत्ति हो गई। अब वापस लोग हैं वो कहते हैं कि संपत्ति है वो सामूहिक होनी चाहिए। तो ये बहुत कम होता है, रेरी ऐसा होता है। उद्विकास का जो सही है वो यही है, समरेखीय। ज्यादातर उद्विकासीय सिद्धांत है वो क्या है? समरेखीय थियरी पर काम करते हैं। दूसरा चक्रीय सिद्धांत है। चक्रीय थियरी क्या कहती है? चक्रीय सिद्धांत कहता है कि परिवर्तन जहां से प्रारंभ होता है, चेंजिंग जहां से स्टार्ट होती है, घूम फिर के वापस पुनः वही आ जाता है, पुनः वही आ जाता है, ऋतुओं के समान और जीवन के समान। बसंत ऋतु है, फिर दूसरी ऋतु आती है, तीसरी आती है और वापस बसंत ऋतु आ जाती है। ये चक्कर चलता रहता है। इसी प्रकार से जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। जन्म होता है बाल अवस्था, फिर युवा अवस्था,
उसको उद्विकास से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन उद्विकास वहां होता है कि पहले बाल अवस्था है, ठीक है, फिर शिशु अवस्था, फिर बाल अवस्था आ गई, फिर युवा अवस्था, किशोर अवस्था आ गई, फिर युवा अवस्था आ गई, फिर प्रौढ़ावस्था आ गई, फिर वृद्धावस्था आ गई। अगर इसके बाद में कोई और अवस्था आती और ये जीवन यूं ही चलता रहता एक ही दिशा के अंदर, तो ये क्या होता, ये उद्विकासीय सिद्धांत होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बुढ़ापे के बाद में क्या आती है, मृत्यु आ जाती है और फिर दोबारा जन्म होता है और इस प्रकार से चक्कर है वो चलता रहता है। तो विको, प्रेटो, सेरोकिन, टाइनबी, स्पेंगलर, इनके जो सिद्धांत है वो चक्रीय सिद्धांतों की श्रेणी में आते हैं। फिर है उतार चढ़ाव सिद्धांत। उतार चढ़ाव सिद्धांत होता है कि परिवर्तन एक दिशा में नहीं बल्कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परिवर्तन है वो उनमें उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो मुख्य रूप से सेरोकिन का जो सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का जो सिद्धांत है, वो उतार चढ़ाव वाला सिद्धांत भी है और वो चक्रीय सिद्धांत की श्रेणी में भी आता है। अब यहां पे क्या होता है, गुड इवनिंग, यहां पे क्या आ गया, जैसे एक क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। कॉम्टे आ गया, स्पेंसर आ गया, मार्क्स आ गया, सेरोकिन आ गया। तो सेरोकिन का सिद्धांत चक्रीय सिद्धांत की श्रेणी में आएगा अगर ऑप्शन में स्पेंगलर, प्रेटो, टाइनबी नहीं है। अगर प्रेटो है, टाइनबी है, स्पेंगलर है और सेरोकिन है, तो फिर सेरोकिन का सिद्धांत चक्रीय सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है सेरोकिन का। कई बार ऐसी उलझन हो जाती है कि हम इसको उतार चढ़ाव वाला, रियल में ये उतार चढ़ाव ही सिद्धांत है। आगे हम इस पे डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। तो जितने हमने ये प्रेटो की बात की, सेरोकिन की, टाइनबी की, मॉर्गन की, कॉम्टे की, इन सब पर हम अब चर्चा करेंगे एक एक करके। पहले हम चर्चा कर लेते हैं, एक सिद्धांत और बच गया, संघर्ष सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष सिद्धांत, तो इसमें जॉर्ज सिमेल से स्टार्ट होता है, मार्क्स है, डेरेंडोर्फ है, कॉलिंस है, ये प्रमुख है। तो मार्क्स का सिद्धांत तो उद्विकासीय सिद्धांत की श्रेणी में ही आ जाता है। कहीं जगह ये नहीं मिलता है, संघर्ष सिद्धांत नहीं मिलता है। मुख्य रूप से तीन ही सिद्धांत है, चक्रीय सिद्धांत, उद्विकासीय सिद्धांत और उतार चढ़ाव वाला सिद्धांत, जिसे कई नामों से जाना जाता है। ये इतने ही थियरीज हैं, ये कई बार ये आ जाता है अतिरिक्त के रूप में। अगर क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा चक्रीय सिद्धांत नहीं है, तो फिर ये परिवर्तन के सिद्धांत नहीं है, तो ये कम माना जाता है। लेकिन कभी कभार उल्टा पुल्टा पूछ लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि हमारे ऑप्शन क्या है। बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारे ऑप्शन पर। अगर हमारे ऑप्शन होता है, जैसे मैं कई बार बताता हूं कि भारत में समाजशास्त्र के जनक है वो गुरिये है, राधा कमल मुखर्जी है, पैट्रिक गिड्स है, तीनों को ही आता है। तो अब ऑप्शन में क्या आता है उस हिसाब से चीजें हो जाती है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो कॉलिंस का है क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट है, उसमें वो कहते हैं कि सत्ता और शक्ति की वजह से, पावर और अथॉरिटी की वजह से परिवर्तन होता है। कॉलिंस है वो संघर्ष का प्रकार सिद्धांत देते हैं, फंक्शनल थियरी देते हैं, क्लास कन्फ्लिक्ट, फंक्शन ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट, सामाजिक संघर्ष के प्रकार है, यानी उसके वो बेनिफिट देते हैं। कहते हैं ना कि घरों में जब, जिन घरों में भाई बहनों के अंदर, भाई भाई के अंदर, बहन बहन के अंदर, पति पत्नी के अंदर संघर्ष नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, तो उनका रिलेशन अच्छा नहीं चलता है। झगड़ा वही होता है, संघर्ष वही होता है जहां व्यक्ति किसी को अपना मानता है। तो वो उसके फायदे बता रहे हैं कॉलिंस, बाकी कोई नहीं बताता है। कोई जरूरी नहीं होता है कि ऐसा ही हो। अगर दुश्मन के साथ झगड़ा होता है तो वो प्यार वाला नहीं होता है, वो नफरत वाला होता है। तो अब हम बात करते हैं एक एक सिद्धांतों पे। तो पहले जो उद्विकासीय सिद्धांत है उन पे चर्चा कर लेते हैं। अगस्ट काम्टे का त्रिस्तरीय सिद्धांत, लॉ ऑफ थ्री स्टेज, इसे बौद्धिक ज्ञान या ज्ञान का, नॉलेज का, इसे कई बार थ्री स्टेज ऑफ नॉलेज, इसे
ज्ञान या बौद्धिकता के साथ जोड़ा जाता है। कहता है कि जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान में वृद्धि हो रही है, मनुष्य की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे वो अपर स्टेज पे आता जा रहा है। तो इसे त्रिस्तरीय सिद्धांत, लॉ ऑफ थ्री स्टेज ऑफ नॉलेज, इस प्रकार से कई नामों से इनको जाना जाता है। तो इन्होंने उद्विकास के 3 चरण बताए। कितने चरण बताए? 3 चरण बताए। पहला चरण है धार्मिक चरण, धार्मिक युग। ये पहली स्टेज है किसी भी सोसाइटी की। अब ये तो उद्विकास, ये तो वो तो कहेगा यहां से स्टार्ट होता है और इसे ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो ये पहली स्टेज है जहां से ये स्टार्ट हुआ था। तो वो स्टेज कौन सी है? वो धार्मिक स्टेज है, वो थियोलॉजिकल स्टेज है। और इसमें जो मनुष्य है वो प्रत्येक चीज का अध्ययन है, प्रत्येक चीज को भगवान के आधार पर, धर्म के आधार पर समझने का प्रयास करेगा। जैसे कि अगर जुकाम हो गया तो आजकल हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सर बताइए कि डेंगू बुखार है, वायरल बुखार है, कोरोना बुखार है या कोई और प्रकार की बुखार है। तो वो क्या है? लॉजिक देखते हैं, उसकी हम जांच करते हैं। पहले कुछ भी हो जाए, अब अगर कुछ सर में दर्द है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो पहले तो सब मंदिर के आगे जाते थे और ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि ये कोई देवीय प्रकोप है। अगर कुछ नुकसान हो जाता था, कोई प्राकृतिक आपदा आती थी, बाढ़ आ जाती थी, तूफान आ जाता था, आग लग जाती थी, तो उसको देवीय प्रकोप मानता था मनुष्य, यानी देवताओं को, धर्म को, अलौकिक शक्ति पर करता था सब कुछ। तो इसके आधार पर वो समाज को समझता था। तो ये जो पहली युग थी, जब नॉलेज नहीं थी, लोगों को ज्ञान नहीं था कि आग है वो पत्थर टकराने से, बांस के पेड़ों के टकराने से आता है, बारिश है वो मानसून की वजह से आती है, तो ये चीजें पहले नहीं पता थी। तो इस वजह वो ईश्वर को मानता था। फिर अलग अलग अग्नि के लिए अग्नि देवता बना दिया, आंधी के लिए पवन देवता बना दिया, आग के इसी प्रकार से बारिश के लिए इंद्र देवता बना दिया। अलग अलग देवीय स्वरूपों की पूजा है वो स्टार्ट हो गई, अलग अलग। क्या हो गया? इसे बहुदेववाद कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बहुदेववाद कहते हैं इसे। और समाज जैसे जैसे उसका नॉलेज बढ़ता गया, इसी स्टेज के अंदर, धार्मिक युग के अंदर, बाद में एक देव आ गया। तो उद्विकास है वो पहले किस तरफ से हुआ? बहुदेववाद से एक देववाद की तरफ हुआ है। ये पहली स्टेज है। टाइलर ने भी यही बात कही है कि उद्विकास है वो बहुदेववाद से एक देववाद की तरफ हुआ है। फिर दूसरी जो स्टेज है वो है तात्विक स्टेज, अमूर्त स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज। तो फिर वो घटनाओं को, वस्तुओं को समझने का जो उसका तरीका धार्मिक था, वो इस युग में, इस स्टेज पर आकर क्या हो जाता है? वो हो जाता है कि वस्तु के अंदर जो घटित हो रहा है, उनके गुणों को, उसमें विद्यमान जो शक्तियां हैं, उनके आधार पर चीजों को समझने लग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि पत्थर को टकराने से आग लगती है, ठीक है, तो ये उसके अंदर विद्यमान गुण है कि अगर पत्थर टकराएंगे, बांस टकराएंगे तो वो आग लगेगी लगेगी। तो इसके अंदर जो मनुष्य के अंदर जो पावर है उसकी बात वो करने लग गया। और तीसरी स्टेज है वो है वैज्ञानिक स्टेज, जिसे प्रत्यक्षवाद कहा गया है, जिसे प्रत्यक्षवाद कहा गया है, पॉजिटिव कहा गया है। क्या कहा गया है? पॉजिटिव कहा गया है। पॉजिटिव या प्रत्यक्षवाद या सकारात्मक, पॉजिटिव का कई बार क्या जाता है? सकारात्मक वाद आ जाता है, सकारात्मकता या सकारात्मक वाद, क्योंकि पेपर इंग्लिश में बनता है और उसका फिर ट्रांसलेट होता है। तो पॉजिटिव का क्या जाता है? सकारात्मकता आ जाता है या सकारात्मक वाद आ जाता है, प्रत्यक्षवाद होता है। प्रत्यक्षवाद उसे कहते हैं जो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर या तर्क के आधार पर घटनाओं को समझते हैं, घटनाओं को उनके कार्य कारण के आधार पर, लॉजिक के आधार पर भी, बारिश क्यों हो रही है, आग क्यों लग रही है,
बीमार क्यों पड़ रहे हैं, कोरोना क्यों आ रहा है, ये सब वैज्ञानिक आधार पर समाज को, घटनाओं को समझा जाता है। तो इसे वैज्ञानिक स्टेज का है, इसे प्रत्यक्षवाद का है, इसलिए ऑगस्ट काम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। लेकिन जो ये मानते हैं, जिसमें इमानुएल दुर्खिम को भी कई बार शामिल कर लिया जाता है। अब ये प्रत्यक्षवाद कहां से आया? ये प्रत्यक्षवाद आया था भौतिक विज्ञानों से। कहां से आया था? भौतिक विज्ञानों से। फिजिकल जो साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उनसे आया है। और कहते हैं कि जिन तरीकों से इन फिजिकल जो साइंस है उनका जो रिसर्च किया जाता है, समझा जाता है चीजों को, उसी पद्धति पे, उसी मेथड के आधार पर हम सोशल जो एक्टिविटी होती है उनको समझ सकते हैं। तो इस विचारधारा को प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। ठीक है, तो ये काम्टे का हो गया। और काम्टे की 3 स्टेज का सिद्धांत है, 3 स्टेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान के उद्विकास का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। फिर है स्पेंसर का सिद्धांत। जो डार्विन का सिद्धांत था वो कहां से स्टार्ट होता है? मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि डार्विन का सिद्धांत है वो जीव विज्ञान में किससे स्टार्ट होता है? डार्विन से होता है। उद्विकास का सिद्धांत डार्विन से होता है। डार्विन की 2 पुस्तकें थी और उनके आधार पर बाद में द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज और द डिसेंट ऑफ मैन, उनके आधार पर ये देते हैं कि किस प्रकार से जिराफ का उद्विकास हुआ या अन्य जीवों का उद्विकास हुआ। और इसे प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है। ये क्या है? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है कि प्रकृति के साथ जो अनुकूलन कर सका वो जिंदा बचा, वरना प्रकृति ने अन्य चीजों को, जैसे डायनासोर का एग्जाम्पल दिया जाता है कि वो प्रकृति के साथ नहीं कर सके, तो प्रकृति ने उसका चयन है वो समाप्त करने के लिए कर लिया। तो इस डार्विन के सिद्धांत को समाजशास्त्र में लागू करने का श्रेय जाता है वो स्पेंसर को जाता है। इसलिए डार्विन को स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवाद कहा जाता है। स्पेंसर को सामाजिक सोशल डार्विन कहा जाता है, समाजशास्त्र का डार्विन कहा जाता है। और उनके सिद्धांत को सामाजिक वर्ण या सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत है वो कहा जाता है। तो इसमें वो कहते हैं कि समाज हमेशा सरल से जटिल, समरूप से विषम रूप की ओर अग्रसर होता है। समाज सैनिक से औद्योगिक, सैनिक समाज जिन्होंने आदिम और जंगली की बात कही, उससे औद्योगिक समाज की ओर उसका उद्विकास होता है। ये इनकी पुस्तक थी द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, इसके 3 वॉल्यूम थे 1873 से 1897 तक। ये 3 वॉल्यूम इनके आए थे। कई बार मेरे से क्वेश्चन पूछ आते रहते हैं कि सर उनकी मृत्यु तो तब हो गई थी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इमानुएल दुर्खिम है, तो इमानुएल दुर्खिम की कुछ पुस्तकें ऐसी थी जो बाद में प्रकाशित हुई थी। तो कहते हैं मृत्यु तो उनकी तब हो गई और बाद में प्रकाशित हो रही है। तो देखो पुस्तक लिख रहा है कोई बंदा, जब ये पुस्तकें लिखते हैं तो कई पुस्तकें लिखते हैं, एक कला होती है, वो कला आ जाती है तो पुस्तकें कोई भी लिख सकता है। और तो उसके बाद में वो पुस्तकें प्रकाशित होती है, प्रकाशन के लिए दी हुई है, और वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो पुस्तक तो प्रकाशित होगी लेकिन वो बाद में प्रकाशित होगी। तो इसलिए मैं भी सोचता था तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, इसके 3 वॉल्यूम है। इसमें ये उद्विकास का सिद्धांत कहते हैं और कहते हैं कि समाज का जो पहले सैनिक समाज था अब औद्योगिक समाज की ओर डेवलप हुआ है। इसी प्रकार से लुडविग गफलोविच भी स्पेंसर की योग्यतम की उत्तरजीविता, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत भी कहते हैं। स्पेंसर के सिद्धांत को क्या कहते हैं? योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी जो योग्य है वही जीवित रहेगा। डायनासोर इस प्रकृति के साथ अनुकूलन नहीं कर सका, इसलिए वो समाप्त हो गया। इस दुनिया के अंदर बहुत सारी सभ्यताएं और संस्कृति ऐसी थी जो अनुकूलन नहीं कर सकती थी, वो समाप्त हो गई। मार्क्स का जो और इन्होंने मार्क्स की भांति समूह संघर्ष के सिद्धांत को भी स्वीकार किया कि समूहों के बीच में संघर्ष होता है,
जो अलग अलग आदिम समूह थे, ट्राइब्स थे। जो ट्राइब्स थे, ट्राइब्स का मतलब क्या होता है? ट्राइब्स का मतलब ही क्या होता है? कबीला होता है। कबीला, कबीला मतलब झुंड में लोग रहते हैं और एक झुंड दूसरे झुंड के साथ लड़ते रहते हैं। दुर्खिम ने भी उद्विकासीय सिद्धांत दिया, जिसमें वो यांत्रिक एकता से सामूहिक एकता की बात करते हैं कि समाज का जो उद्विकास है वो यांत्रिक समाज से सामूहिक समाज की ओर हुआ है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से सिद्धांत स्पेंसर का हो गया। अब है मॉर्गन का। मॉर्गन का सिद्धांत है वो भी क्या है? उद्विकासीय सिद्धांत है। इन्होंने बहुत पहले ये थियरी दी थी। इनकी पुस्तक है एंशिएंट सोसाइटी, हिंदी में इसको बोल देते हैं आदिम समाज। आदिम समाज 1872 के अंदर। तो इन्होंने प्रौद्योगिकी के आधार पर उद्विकास के 3 चरण बताए। टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता है कि कोई मशीनी टेक्नोलॉजी होगी। अगर कोई पहले पत्थर काटकर अगर कोई खेती उसकी खुरपी बना लेता था तो वो भी प्रौद्योगिकी थी एक प्रकार की। परिष्कृत करना, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? परिष्कृत करना, सुधार करना, सुधार करना। तो इन्होंने इसके आधार पर समाज के 3 चरण बताए हैं। पहला चरण बताया जंगली, दूसरा बर्बर और तीसरा सभ्य, सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड, जंगली, बर्बर और सभ्य, ये 3 स्टेज है इन्होंने बताई है। और इन तीनों स्टेजों को पुनः 3 भागों में डिवाइड किया है, निम्न, मध्यम और उच्च। तीनों की अलग अलग स्टेजेस बताइए इन्होंने। तीनों की अलग अलग स्टेज बताई है कि जैसे जंगली अवस्था है, जंगली अवस्था को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है। एक निम्न जंगली, एक मध्यम जंगली और एक उच्च जंगली। 1 2 3, ये 3 स्टेज बताइए। इसी प्रकार से बर्बर अवस्था की 3 स्टेज बताई है और सभ्य अवस्था की भी 3 स्टेज बताई है। और इसमें वो डिटेल से चर्चा करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं यहां लाया हूं। जैसे इन्होंने कहा कि जंगली अवस्था में जो निम्न स्तर था, जो जंगली अवस्था, पहला स्तर कौन सा था? निम्न, दूसरा स्तर मध्यम और तीसरा उच्च स्तर। तो जंगली अवस्था का पहला स्तर में लोग है वो कच्चा मांस खाते थे। फिर जब जंगली मध्य स्तर आया तो मनुष्य ने पक्का मांस खाना, भुना हुआ मांस खाना शुरू कर दिया। बर्बर अवस्था में वो पशुपालन और कृषि कार्य उन्होंने प्रारंभ कर दिया था और औजार बनाना कुछ है वो हद तक सीख गया था। और सभ्यता के स्तर पर उन्होंने कुछ बौद्धिक कार्य करने शुरू कर दिए थे, लिखना पढ़ना, इस प्रकार के कार्य इन्होंने शुरू कर दिए थे। तो ये 3 स्टेज है, जंगली जिसमें कच्चा पक्का मांस खाता था, फिर खेती और पशुपालन वाली अवस्था है, और ये सभ्य है वो वैज्ञानिक अवस्था है, सबसे अंतिम स्टेज है। अब है मार्क्स का सिद्धांत। मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत दिया है और इन्होंने उत्पादन प्रणाली और वर्ग संघर्ष के आधार पर यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है उसे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहते हैं और वर्ग संघर्ष को इन्होंने जोड़ा है उत्पादन प्रणाली के जरिए। ये कहते हैं कि समाज में 2 प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। एक होती है अधोसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी संरचना, या मूल संरचना, मूल संरचना। और वो कहते हैं कि जब मूल संरचना में परिवर्तन आता है तो समाज की अधिसंरचना, सुपर स्ट्रक्चर, उसमें अंतर आ जाता है। तो धर्म है, राजनीति है, संस्कृति है, ये यानी जो अमूर्त चीजें हैं, जो अमूर्त चीजें हैं वो किस में है? वो सुपर स्ट्रक्चर माना है। और अधोसंरचना किसको माना है? अधोसंरचना माना है इन्होंने आर्थिक क्रियाओं को, उत्पादन को। इनको इन्होंने क्या माना है? अधोसंरचना माना है। मूल स्ट्रक्चर, मूल क्या चाहिए अपने को? भूखे को क्या चाहिए? भोजन चाहिए, रोटी चाहिए। तो मूल क्या है? हमें पहले रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। ये
है। धर्म की बात, जाति की बात बाद की बातें हैं। धर्म, रिलीजन, राजनीति, ये सब बाद की बातें हैं। जब पेट भरा होता है ना, तब राजनीति की जाती है। भूखे पेट भजन होए ना गोपाला, तो भूखे पेट कुछ नहीं होता है। तो भूख, जो पेट भरने के लिए जरूरी चाहिए उत्पादन, वो अधोसंरचना है। और जब भर जाता है, अब किसी को जैसे अगर भोजन की जरूरत है, अगर उसको कहे कि तू ईसाई बनेगा, तू जैन बनेगा, तू हिंदू बनेगा, तू मुस्लिम बनेगा, तो तेरे को भोजन दिया जाएगा। तो अब भोजन किसको प्रभावित कर रहा है? सुपर स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा है। तो इन्होंने 4 चरण बताए। पहले आदिम साम्यवादी युग, उसमें वर्ग वगैरह कुछ भी नहीं होते थे, एक क्लास लेस था। फिर दास युग, जिसमें 2 वर्ग हो गए। अब ये युग बदल रहे हैं ना, ये क्यों बदल रहे हैं युग? ये युग है वो प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी में, उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन आने से बदल रहे हैं। उसमें उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन आने से बदल रहे हैं। तो उत्पादन की प्रक्रिया, शक्तियां और उत्पादन के तरीके बदल जाते हैं, तब सामाजिक परिवर्तन आता है और एक नए युग की शुरुआत होती है। और जो वर्ग संघर्ष है वो चलता रहता है कंटिन्यू। पहले जब पशुपालन वगैरह कुछ करते थे, अस्थायी कृषि करते थे, तब 2 थे, दास और स्वामी। फिर उत्पादन प्रक्रिया बदली और बड़े पैमाने पे उत्पादन होने लग गया, तो सामंत और 2 वर्ग बन गए, जनता। इन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष होता रहा। फिर नई टेक्नोलॉजी आ गई, मशीनें बन गई, भाप के इंजन का आविष्कार और बहुत सारी चीजों का आविष्कार हुआ, तो फिर ये 2 वर्ग बन गए। तो यानी उत्पादन प्रक्रिया बदलते ही टेक्नोलॉजी बदलती है, फिर उत्पादन के तरीके बदल जाते हैं, और तरीके बदलने के बाद में जो सामाजिक परिवर्तन होता है और एक नए युग की शुरुआत होती है। दास युग की हो गई, सामंतवादी युग हुई, पूंजीवादी युग होगी। और लेकिन हमेशा 2 वर्ग है वो रहते हैं और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट है वो चलता रहता है, संघर्ष है वो चलता रहता है। ठीक है, तो ये उद्विकासीय सिद्धांत थे मुख्य रूप से। अब आगे है चक्रीय सिद्धांत।